अंडर पेरिस एक शार्क फिल्म है और ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और टॉप 10 पोजीशन पे है। ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म देख के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हैरानी भी होंगी। आफ्टर ऑल क्वेश्चंस होने भी चाहिए क्योंकि क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, दिस इज निहारिका ठक्कर एंड यू आर वाचिंग लर्निंग एंगल। ये वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चलेंगे और इस इंफॉर्मेशन के साथ हम मूवी को एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस भी बना सकते हैं। सो माय क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या ये मूवी ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड है? एब्सोल्युटली नॉट इज द आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मूवी की शुरुआत में एक रिसर्च टीम को दिखाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्यों शार्क को इतना रिसर्च किया जाता है? वेल, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। शार्क एक अपेक्स प्रेडेटर है। इसका मतलब ये है कि ये फूड वेब में सबसे ऊपर आते हैं। ये ओशन इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीक और वीक एनिमल्स का सफाया करके ये ओशन इकोसिस्टम को हेल्दी रखते हैं बाय बैलेंसिंग द मरीन पॉपुलेशन। एंड काइंडली नोट दैट मरीन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। Reason number 2 is conservation efforts due to overfishing, habitat loss and bycatch. शार्क की कई सारी प्रजातियां लुप्त होने के आरे पे है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए हम जो भी स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं वो डेवलप करने में ये रिसर्च काम में आती है। रीजन नंबर 3 इज मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। शार्क की यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट्स की वजह से भी उन्हें बहुत रिसर्च किया जाता है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम और वुंड हीलिंग एबिलिटी यानी कि घाव भरने की क्षमता बहुत ही यूनिक है। इनके स्किन एंटी कोएगुलेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, तो ये जीव बाकी जीवों की तुलना में बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। कई रिसर्चर्स ने ये स्किन की यूनिक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को देखते हुए एक सरफेस एंटी बैक्टीरियल कोटिंग बनाया है जिसका नाम दिया है शार्कलेट AF। ये कोटिंग, ये जो सरफेस टेक्नोलॉजी है, ये हॉस्पिटल में फैलने वाले बैक्टीरिया और सुपर बग्स से जो इन्फेक्शंस फैलते हैं उसे स्टॉप करने में हेल्प करता है। कई साइंटिस्ट जो है ये होप में कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी मेडिकल कंडीशन और वायरसेस के अगेंस्ट में उन्हें एक ठोस ट्रीटमेंट मिल जाए, कई सालों से शार्क पे स्टडी करते रहते हैं और ये स्टडी ह्यूमन मेडिसिन जैसे कि कैंसर रिसर्च एंड रीजनरेटिव मेडिसिन डेवलप करने में भी कई अनुमान दे सकती है। रीजन नंबर 4 इज बिहेवियरल स्टडी। बिहेवियर को समझने से सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर शार्क्स, और कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट किया जा सकता है और शार्क अटैक को भी काफी कम किया जा सकता है। रीजन नंबर 5 इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। शार्क सैकड़ों लाखों वर्षों से एग्जिस्ट करती है, टू बी स्पेसिफिक ओवर 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि एक वृक्ष या डायनासोर या ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के भी पहले की बात है। तो शार्क की ये जो स्टडी जो है वो पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और विकास के बारे में काफी कुछ जानकारी दे सकती है। रीजन नंबर 6 इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। शार्क इको टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोस्टल कम्युनिटी के लिए ये टूरिज्म एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो रिसर्च से ऐसे टूरिज्म को मैनेज करने में और सस्टेन करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से शार्क को एक्सटेंसिवली रिसर्च किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या शार्क सच में सेन नदी में आ सकती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? क्या सेन में सच में शार्क आ सकती है? क्योंकि सेन जो है वो इंग्लिश चैनल में फ्लो करता है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन से लिंक है और ओशन में शार्क भी है, वहां पे कोई वॉल भी नहीं है। ये सब सच है, लेकिन देयर आर वॉल्स इन द सेन। आई मीन काइंड ऑफ वॉल्स आर देयर। सेन नदी की लंबाई कुछ 485 माइल्स है और अप टू 75 माइल्स ओशन गोइंग शिप्स के लिए ये नेविगेबल है। आफ्टर दिस पॉइंट बोथ सी एंड सी क्रीचर्स मीट द फर्स्ट लॉक, जो कि ओपन सी और पेरिस के बीच में है।
कई सारी मेजर सिटीज है जिसमें टाइड का पानी अंदर तक आ जाता है और वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स कर जाता है। वहाँ की मरीन लाइफ कंफ्यूज पाई जाती है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट भी आते हैं, लेकिन पेरिस से ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है। इंग्लिश चैनल में कई सारी शार्क की प्रजातियां मौजूद है, लेकिन किसी में भी लॉक गेट को पार करने की क्षमता भी नहीं है। और फ्रेश वाटर यानी कि जो पानी खारा नहीं है उसे मैं फ्रेश वाटर बोल रही हूँ। फ्रेश वाटर में कोई भी शार्क की प्रजातियां जो है उसमें से किसी की भी कैपेसिटी नहीं है थ्राइव करने की, क्योंकि शार्क की बॉडी की पानी की जो फिजियोलॉजिकल डिमांड है वो अलग अलग लेवल के खारेपन में वो रेगुलेट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो इन शॉर्ट फ्रेश वाटर में शार्क डिहाइड्रेट हो जाती है। और मूवी में ऐसी डिहाइड्रेटेड जो शार्क होती है उसको खून की प्यासी हो ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसी जो शार्क है जो सॉल्ट वाटर से दूर है वो किसी भी हालत में नहीं रहती है, ऐसा कुछ करने की हालत में नहीं रहती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्रेश वाटर में शार्क एग्जिस्ट ही नहीं करती है। द गैंजीज शार्क, द न्यू गिनिया रिवर शार्क, द स्पेयर टूथ शार्क बाकी सारी अनआइडेंटिफाइड प्रजातियों के साथ बोर्नियो के रिवर में पाई जाती है। और एक स्पेशल कैटेगरी की शार्क भी है जो वेल अडेप्टेड है टू स्वैप बिटवीन सी एंड रिवर, दैट इज द बुल शार्क। ये जो है शार्क वो वार्म, शैलो एंड ब्रैकिश वाटर से ज्यादा आकर्षित होती है। ब्रैकिश वाटर उसे बोलते हैं जिसमें समुद्री जल से कम और मीठे पानी से ज्यादा खारापन होता है। ऐसी बुल शार्क जमीन के काफी नजदीक पाई जाती है कई बार, लेकिन इन शार्क्स को ह्यूमंस से ज्यादा खतरा होता है, ना कि उसका उल्टा, क्योंकि ओवरफिशिंग की वजह से ये शार्क मारी जाती है। Question number 4 is what you can do to protect yourself from shark attack. So basically मैं यहाँ पे safety tips के बारे में बात करूंगी। Tip number 1 is avoid dawn, dusk and night swimming. ये टाइम पे शार्क ज्यादा एक्टिव होती है तो ये टाइम पे स्विमिंग अवॉइड करें। टिप नंबर 2 इज स्टे इन ग्रुप। एक अकेले इंसान का चांस ज्यादा होता है शार्क से अटैक हो जाने का इन कंपैरिजन टू अ पर्सन इन ग्रुप। टिप नंबर 3 इज अवॉइड ब्राइट ज्वेलरी एंड क्लोथिंग। जो शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं वो शार्क को अट्रैक्ट करते हैं, सो अवॉइड दिस। टिप नंबर 4 इज स्टे क्लोज टू शोर। अगर आप किनारे से नजदीक हो गए तो आप हेल्प भी बुला सकते हो और ऐसे शार्क के अटैक का चांस भी कम हो जाता है। टिप नंबर 5 इज अवॉइड एरियाज विद फिशिंग एक्टिविटीज। जो पकड़ी गई मछलियां होती है वो शार्क को अट्रैक्ट कर सकती है। टिप नंबर 6 इज अवॉइड वेयरिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स एंड लोशंस, सेंट कैन अट्रैक्ट शार्क। Tip number 7 is don't enter water with open wounds. Blood शार्क को अच्छे खासे डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर सकता है। टिप नंबर 8 is watch for signs of shark. Beware of local warnings और साइंस जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे शार्क पाई गई है। टिप नंबर 9 is if you see a shark, stay calm. I know थोड़ा मुश्किल है, लेकिन if you actually see a shark, slowly swim back to either shore or boat. Tip number 10 is use shark deterrent technology. Specialized wetsuit और devices such as electrical repellent की मदद से shark attack को reduce किया जा सकता है। Question number 5. What is triathlon in Olympic? Triathlon 4 प्रकार के होते हैं: Olympic, Double Olympic, Triple Olympic and Sprint. Olympic triathlon में एक 1.5 किलोमीटर का स्विम होता है, उसके बाद एक 40 किलोमीटर की बाइक राइड होती है और इसके बाद 10 किलोमीटर का रन होता है। और 2 कंपटीशन होती है, मेंस एंड वुमेन्स इंडिविजुअल। पेरिस में इस साल भी ओलंपिक ट्रायथलॉन है और वो 30 और 31 जुलाई को शेड्यूल है और सेन के क्लीनअप का प्रोजेक्ट भी कई टाइम से ऑलरेडी चल रहा था। At last, 10 interesting facts about shark. Fact number 1 is 40% of shark species are endangered. Due to environmental impacts such as climate change, bycatch, habitat loss and overfishing, ये सारी चीजों की वजह से 40% से भी ज्यादा प्रजातियां लुप्त होने के आरे पे है। Fact number 2 is coconuts are more dangerous than shark. पॉप कल्चर ने हमें शार्क से डरना सिखाया है, लेकिन असलियत में एक गिरते हुए नारियल से भी कम डेंजरस है ये शार्क। जी हाँ,
ये सच है। एक साल में नारियल गिरने से 30 गुना ज्यादा इंसान मारे जाते हैं अगर आप कंपैरिजन करो तो। अगर ह्यूमन वर्सेस शार्क हो तब भी humans are more dangerous क्योंकि humans kill approximately 100 million shark every year and shark kills only 5 humans every year. Fact number 3 is sharks can lose more than 30,000 teeth in a lifespan. Sharks अपने मोती जैसे सफेद दांतों के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आपको ये सच्चाई का पता था कि अपने एक पूरे जीवन काल के दौरान शार्क्स 30,000 से भी ज्यादा दांत गिरा सकती है? जी हाँ, ये सच है। ह्यूमंस के मुंह में 32 परमानेंट टीथ का एक सिंगल सेट होता है, लेकिन अगर शार्क के मुंह में अगर आप देखें तो दांतों की कई रो मिल जाएंगी। जो फर्स्ट रो ऑफ टीथ है उसे चॉम्पर्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शार्क अपेक्स प्रेडेटर है और ये हमेशा अपने चॉम्पर्स के साथ रेडी रहती है। जब भी शार्क का कोई टीथ गिरता है उसकी जगह नया टीथ तुरंत आ जाता है। जो पीछे की रॉ है दांतों की, ये बैकअप के रूप में रहती है, ये फ्लैट रहती है और जब भी उन्हें गैप मिलता है तो ये दांत तुरंत उठ के बाहर आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, शार्क्स कांट गेट कैविटीज। आपको पता होगा कि डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं फ्लोराइड दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कैविटीज, पर शार्क्स को अपने दांतों को ब्रश करने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि उनके दांत फ्लोराइड से कोटेड रहते हैं, तो उन्हें डीके होता ही नहीं। फैक्ट नंबर 5 इज शार्क स्किन इज मोर लाइक टीथ देन फिश स्किल्स। देखने में भले ही ये स्मूथ और स्लीक लगते हो, लेकिन अगर नजदीक से देखा जाए तो इनकी स्किन वी शेप्ड स्केल से बनी होती है जिन्हें डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है। ये डेंटिकल्स बने होते हैं 2 भाग से, इनर पल्प जिसे कैविटी कहते हैं और आउटर लेयर जिसे डेंटाइन कहते हैं। ये जो डेंटाइन है एक दांत के एनिमल की तरह का ही एक मटेरियल है। ऐसे स्केल्स की रचना से शार्क को फास्ट स्विम करने में और टर्बुलेंस घटाने में बहुत मदद मिलती है। एक बोनस फैक्ट है यहाँ पे, ओलंपिक स्विमर्स के जो सूट होते हैं उनकी रचना शार्क के स्किन को मिमिक करती है, जिससे उन्हें कंपटीशन में फास्ट स्विम करने में मदद मिलती है। Fact number 6, depending upon the species, shark can give birth in 3 different ways. शार्क कौन सी प्रजाति के है उसके आधारित या तो ये अंडे देती है या लाइव बर्थ देती है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस होता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो आइदर दे आर ओविपैरस और विविपैरस और ओवोविविपैरस। ओविपैरस यानी शार्क्स अंडे देके रिप्रोडक्शन करती है। ये अंडे ओशन बेस में सुरक्षित रहते हैं एक केस में जिसे मरमेड पर्स भी कहा जाता है, और 40% शार्क्स ऐसे ही रिप्रोडक्शन करती है। विविपैरस यानी शार्क लाइव शार्क पप्स को बर्थ देते हैं, और जैसे कि हैमरहेड शार्क हो गई, ब्लू शार्क हो गई, ऐसे लार्ज स्पीशीज में ये ज्यादातर पाया जाता है। ओवोविविपैरस यानी शार्क्स अंडे तो देती है लेकिन ये बॉडी के अंदर मैच्योर होते हैं और जब हैच होके पप बाहर आते हैं तभी भी शार्क की बॉडी के अंदर ये डेवलप करते हैं जब तक कि शार्क उन्हें जन्म नहीं देती। फैक्ट नंबर 7, सैंड टाइगर पप्स ईट देयर सिबलिंग्स इन द वूम। जब एक मादा सैंड टाइगर शार्क प्रेग्नेंट होती है तब उनके सबसे बड़े 2 बच्चे गर्भ में ही बाकी सिबलिंग को खा जाते हैं। इन्हें इंट्रायूटेराइन कैनिबलिज्म कहा जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत एक्सट्रीम लगती है, लेकिन इससे ये इंश्योर होता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उनका ही सर्वाइवल हो। एक बोनस फैक्ट है यहाँ पे, जो मादा सैंड टाइगर शार्क होती है उनके 2 गर्भाशय यानी कि 2 यूट्रस होते हैं। फैक्ट नंबर 8, शार्क्स हैव सिक्स्थ सेंस। कोई भूत नहीं दिखता है शार्क को, लेकिन ये अच्छे से सेंस कर सकती है जो चीज नहीं दिखती है वो भी, बिकॉज इट हैज यूनिक ऑर्गन कॉल्ड एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। इस ऑर्गन की मदद से ये इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलाई को अच्छे से सेंस कर सकती है। जब कोई जीव छिपा रहता है तो इसी सेंस की हेल्प से ये इनका शिकार करती है। इनफैक्ट ग्रेट हैमरहेड जैसी जो शार्क होती है ये ओशन फ्लोर पे अपने हेड को एक मेटल डिटेक्टर की तरह यहाँ वहां घुमा के स्टिंगरे जैसे जीव का शिकार करती है। फैक्ट नंबर 9,
शार्क्स डोंट हैव वोकल कोड्स। भले ही मूवी में शार्क्स को एक टिपिकल साउंड ट्रैक के साथ दर्शाया जाता है, लेकिन असलियत में ये जीव साइलेंट क्रीचर्स है। तो ये बाकी जीव जैसे कि डॉल्फिन, वेल और सील की तरह नॉइज नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 10, you can see largest collection of sharks in the northeast at Adventure Aquarium। फिलाडेल्फिया में उसके पास ही ये एक्वेरियम है और यहाँ पे कई सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखने और एक्सपीरियंस करने के अलग अलग तरीके भी है, जैसे कि शार्क ब्रिज हो गया और शार्क टनल है विथ 180 डिग्री व्यू। ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है ये मूवी का मैसेज। क्या दिखाते हैं मूवी में? दिस मूवी इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। फिर कुछ चीजों के प्रति लापरवाही, उन्हें सच्चा न मानना और ऐसे बायस के साथ घबराहट में रिएक्शन करना और फिर एक सर्वनाश, यही दिखाते हैं मूवी में। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सन 1970 तक ओशन में टॉक्सिक केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक उसे डंप करने का एक रूटीन था, इस अजम्पशन में कि इतना बड़ा ओशन है तो वो डाइल्यूट कर ही लेगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दुर्भाग्य से ऐसा लगातार करने की वजह से ये बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी रह गई है हमारे सामने। शार्क और रे जैसे टॉप प्रेडेटर्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? शार्क की बॉडी में पॉल्यूटेंट टिपिकली बायो अक्यूमुलेट होते हैं, जिससे शार्क की बॉडी फास्ट ग्रो करने लगती है। इतना ही नहीं, जब शिकार करके बाकी जीवों को वो निगलती है तो अनअवॉइडेबली उनका पॉल्यूटेंट, उनके बॉडी के अंदर का पॉल्यूटेंट भी शार्क की बॉडी में जमा होता जाता है और ये बढ़ता जाता है। और जब ऐसी शार्क को प्रोटीन के सोर्स की तरह देख के ह्यूमंस खाते हैं तो उनकी बॉडी में ये पास ऑन होता है और फैमिलीज में भी पास ऑन होता है। हमें शार्क को और उनके मौजूदा हालात को समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है बिफोर इट्स टू लेट। जैसा कि मैंने पहले बताया, शार्क एक एपेक्स प्रेडेटर है और उनके बिना ओशन इकोसिस्टम वुड कोलैप्स। शार्क ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, नेसेसरी भी है और इंटेलिजेंट क्रीचर है। ये क्रीचर एक्सटिंक्ट होती जा रही हमारी वजह से। जॉज जैसी जो मूवी बनती है वो फिक्शनल है। जितना हम ऐसे मिसअंडरस्टूड क्रीचर के बारे में ज्यादा समझेंगे उतना हमें पता चलेगा कि हम कितने गलत थे। क्यों, क्या रीजन हो सकते हैं क्यों लोगों को लगता है जो समुद्र में शार्क के साथ होते हैं कि शार्क उनको अटैक नहीं करेंगे? क्योंकि 99.999% ऑफ द टाइम शार्क वुड नॉट अटैक। कोई भी स्पीशीज शार्क की अटैक नहीं करेगी ह्यूमन को। इट डजंट केयर। ज्यादातर ह्यूमन को पता ही नहीं होता है कि शार्क उनके आसपास है, जबकि शार्क को पूरा पता रहता है ह्यूमन की प्रेजेंस के बारे में। बिकॉज इट डजंट केयर, दे डोंट सी अस एज फूड, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर भी एक डिस्गस्टिंग सूप बनाने के लिए शार्क फिनिंग होता है, जिसमें जिंदा शार्क के फिन को कट करके फिर उसे वापस ओशन में धीमे धीमे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सब कितना जायज है? थिंक अबाउट इट।